नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। सरसों के बाद अब गेहूं की बिजाई का सीजन भी शुरू हो चुका है। किसानों के सामने खाद का संकट आज भी खड़ा है। डीएपी के लिए मारामारी मची है और एक दो जगह नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों से डीएपी की कमी की खबरें सामने आई हैं। तो बड़ी बहस में अलग अलग शहरों की सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सुबह सुबह ही लंबी लाइनें किसानों को लगानी पड़ रही हैं। कई जगह तो गुस्साए किसानों ने रोड जाम किया है, प्रदर्शन किया है। किसानों की समस्याओं से जुड़ी हुई ये 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, कनीना, झज्जर, घरौंडा, नूह और नरवाना की ये तस्वीरें आप देखें। सुबह से ही डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है किसानों को। डीएपी की किल्लत लगातार बरकरार है। हालांकि कृषि मंत्री ने मुलाकात जरूर की है केंद्रीय मंत्री के साथ, लेकिन अभी भी खाद का जो संकट है वो फिलहाल समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा और किसान परेशान हैं। चूंकि सरसों के बाद अब गेहूं की बिजाई का सीजन आ चुका है, खेतों में बिजाई करनी है और ऐसे में अगर डीएपी की कमी और ये किल्लत हो रही हो तो किसानों के सामने समस्या ये है कि आखिर फिर वो अपनी फसल की बिजाई कैसे करें। और वो आक्रोश भी कहीं कहीं पर देखने को मिला है जब किसानों ने सड़क को जाम किया है, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में, सिरसा में, फतेहाबाद में, कनीना में, झज्जर में, घरौंडा में, नूह में, नरवाना में और कमोबेश इसी तरह से जो स्थितियां हैं वो सभी जगहों पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि डीएपी की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। खाद की समस्या तो महीने से ऐसी ही चल रही है। कोई खाद नहीं है यहाँ पे। खाद के नाम पे जो दवाइयाँ आने अपनी मन मर्जी कर रहे, जो पुराने इनके वक्त दवाइयाँ लेते हैं उनकी उनको तो दे रही खाद। रिक्शे वाले खड़े बीच में, उनको आधार कार्ड पे 5 थैले देते हैं। वो 500 रुपये जिम्मेदार ने, पंजाब के जिम्मेदार ने 500 रुपये दे के दिहाड़ी में खड़े कर रखे हैं। और जो हरियाणा के जिम्मेदार हैं उनका बुरा हाल है। खाद मिलनी चाहिए जिम्मेदारों में। अधिकारी क्या कह रहे हैं आप? अधिकारी का आने की उम्मीद ही को नहीं। डीएपी एनपीके छोड़ के सारी खाद है आके अधिकारी। बहुत ज़्यादा कमी है। हज़ारों बंदे लाइन के लगे हुए हैं, क्या करें बस बिजाई के लिए बैठे हैं। और देखिए तो डीएपी नहीं मिलने से किस तरह के नुकसान हो रहे हैं? सारा ही नुकसान है जी, परेशान हो रहे हैं। लाइन च रात रात बैठे हैं, कई हज़ारों बंदे हैं, बारी नहीं मिल रही, डीएपी नहीं आने लग रही, क्या करें। गेहूँ का बुआर आ रहा है, हर सिस्टम का बुआर आ रहा है और बेरसम भी बोलना है तो डीएपी मिल नहीं रही जी। कितने भी कौन मिल रही, कहीं भी चले जाऊँ वहीं पर मना हो जाती है। और डीएपी बिना जी हमारा बहुत नुकसान होने लग रहा है। डीएपी बगैर कोई फसल नहीं होती अब। टाइम पर तो कुछ वादे करें सर, लेकिन वो कुछ नहीं बदले में नहीं। और जी बहुत परेशान है जमींदार आदमी, तकरीबन जमींदार और मजदूर इस सरकार में बहुत परेशान है जी। संकट को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री जीपी दलाल ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है और ये मुलाकात करने के बाद खाद के विषय को लेकर के विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर कृषि मंत्री जीपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए खाद की आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह आश्वासन दिया कि खाद की कोई कमी हरियाणा में नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 26 रैक डीएपी खाद के देने पर सहमति दी थी, जिसमें से 12 रैक प्रदेश को खाद मिल चुकी हैं और 14 रैक आगामी 1 सप्ताह के भीतर मिलेंगी। एक रैक में करीब 2600 मीट्रिक टन डीएपी खाद होती है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया है कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक और इन सब के बीच में प्रतिदिन 3 रैक डीएपी खाद राज्य को मिलेगी और इस आपूर्ति से प्रदेश में फसल की बुआई के लिए जितनी डीएपी की आवश्यकता है वो पूरी होगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि जितनी खाद की जरूरत है उतनी ही खरीदें। मैंने दिल्ली में 3 अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। प्रमुख रूप से उनमें हमारे जो उर्वरक और फर्टिलाइज़र खाद के जो मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे मिलना हुआ और हरियाणा में खाद डीएपी की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये हमें जो वायदा किया है कि आने वाले सप्ताह में हर रोज़ हरियाणा को 1.5 से 2 लाख बोरियां डीएपी की मिलेंगी। कम से कम 3 रैक हर रोज़ आएंगे और पूरे सप्ताह में किसी भी तरह की खाद की कमी किसान को नहीं रहने देंगे। मेरी हरियाणा के किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप शांति बना के रखें। हर आदमी को, मैंने पहले भी बताया है कि हर खेत को ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, वो हम पूरा करेंगे।
इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी मात्रा में पिछले साल से ज़्यादा खाद जो है उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार ने पिछले साल से 10% ज़्यादा खाद जो है हमें अलॉट किया है और खाद आपको मिलेगा। तो दोनों ही पक्ष आपने सुने। एक तरफ आपने किसानों की समस्या को सुना, किसानों ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आप तक ये बात पहुंचाई ताकि आप ये समझें कि किसान किस तरह से समय परेशान हो रहा है, क्योंकि सरसों की बुआई से लेकर के गेहूं की बुआई तक आप देख रहे हैं कि डीएपी का जो संकट है वो लगातार बरकरार है। अब इसके पीछे के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उस वजह से किसान परेशान हो रहा है, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि खुद आपने उनकी बातों को सुना। लेकिन सरकार का भी इसमें अपना पक्ष है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हाँ, कुछ कमी जरूर इस समय हुई है, लेकिन उसको भी पूरा करने की कोशिश बराबर हो रही है। और इसलिए राज्य के कृषि मंत्री, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री के साथ मुलाकात करके इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई किल्लत नहीं होने वाली है। हाँ, बीच में त्यौहार की वजह से जो छुट्टियां हुई उस वजह से थोड़ी सी जो डिमांड और सप्लाई की चेन है वो बिगड़ी है, लेकिन कमी किसी तरह की नहीं होने दी जाएगी। धैर्य बनाए रखें किसान, और पिछली बार से ज्यादा आपूर्ति इस बार डीएपी की होगी, इस बात को राज्य के कृषि मंत्री कह रहे थे। लेकिन किसानों की समस्या भी अपनी जगह पर वाजिब है, क्योंकि बुआई का सीजन है और एक एक दिन भी अगर पिछड़ रहा है किसान तो उसका असर फिर फसल पर भी होता है और तमाम अन्य तरह की जो समस्याएं हैं वो किसानों को होती हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये जो संकट है डीएपी का, इसको कैसे दूर किया जाएगा, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका क्या निदान है सरकार के पास, तो ये किल्लत आखिर कब दूर हो पाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि लगातार जो किसान है वो इन सब के बीच में परेशान हो रहा है और इसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक फैक्टर इसमें बीच में ये भी बताया जा रहा है कि जो खाद है उसकी कालाबाजारी भी हो रही है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा विषय है? क्या कालाबाजारी की वजह से भी इस समय जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि आपूर्ति अगर हो रही है, बराबर अगर खाद आ रही है, तो फिर आखिर किसानों तक वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसान इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि एक तो परेशान भी हैं, और परेशानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आक्रोश विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला ये है कि कालाबाजारी से क्या खाद का संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब खाद की लगातार सप्लाई हो रही है तो फिर ये कमी क्यों देखने को मिल रही है। दूसरा सवाल ये है कि डीएपी की किल्लत आखिर कब खत्म होगी, क्योंकि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। आपने उन लंबी लंबी कतारों को देखा है, और अब खाद का अगर टोटा है तो ये जो कोटा है वो पूरा कैसे होगा, सवाल इस बात का भी है। हालांकि इस बात को लेकर के सरकार बार बार इंश्योर कर रही है, लेकिन किसान कैसे इंश्योर हो, ये सवाल बहुत बड़ा है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत। और सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। सतीश नंबरदार जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और जो किसान कह रहे थे वो बात भी आपने सुनी। कृषि मंत्री जो बात कह रहे हैं या फिर केंद्रीय मंत्री के साथ जो मुलाकात हो रही है, उन सब के बीच में अहम सवाल ये है, ये किल्लत आखिर क्यों देखने को मिल रही है, किसान क्यों परेशान हो रहा है? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। बीच में संतुलन बना के रखने के लिए सरकार ने कोशिश की और संतुलन को बना के रखा। आपने स्वयं अपने शुरुआती पैकेज के अंदर जिस तरह से छुट्टियों का जिक्र किया, स्वाभाविक है अगर एक दो दिन दिवाली जैसा कोई त्योहार आता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की टाइमिंग जो है उसके ऊपर उसका प्रभाव अवश्य आता है। लेकिन फिर भी सरकार ने लगातार अपनी कोशिशों से इस स्थिति को काबू में बनाए रखा। किसान भाइयों को किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या या किसी तरह की ऐसी स्थिति का सामना न करने पड़े, इसके लिए पूरी सरकार इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा जिस वक्त सरसों की बिजाई शुरू हुई थी, विशेष तौर पे अगेती बिजाई शुरू हो गई थी, आप भी जानते हैं वो परिस्थितियां कुछ इस तरह थी कि लेट बारिश होने की वजह से खेत गीले थे। तो किसान भाइयों को एक लाभ ये था कि जो पहला पानी है उसकी बचत होती थी अगर वो उसकी बिजाई समय से पहला शुरू कर। तो डीएपी की जरूरत बिजाई के समय पड़ती है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि नमी को रोके रखने के लिए जब खेत तैयार हो जाता है तो विद इन 3 डेज उसको बिजाई करनी होती है डीएपी डालने के बाद। तो किसान भाइयों की इस समस्याओं को देखते हुए, उनकी इस परेशानी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं, आपको याद होगा अक्टूबर 23 जब मुख्यमंत्री ने बाकायदा उच्च स्तरीय बैठक की थी
और उसके बाद केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया थे, जब उन्होंने बातचीत करके सप्लाई ऑफ डीएपी जो है उसको तुरंत बढ़वाया था, जिस वक्त जिसका आप अपने शुरुआती पैकेज में जिक्र भी कर रहे थे कि वो 26 रैक जो आने थे, जिसके अंदर से 12 रैक जो है वो आ चुके हैं। ये उन कोशिशों का नतीजा था। इस बात से मैं आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों को भी आश्वस्त करूंगा कि किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी अपने बाकायदा बयान के अंदर बताया कि हर खेत को उसकी जरूरत के अनुसार डीएपी, यूरिया, एसएसपी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो खाद उपलब्ध होगी। सरकार की ये कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप पिछले साल के बनिस्पत इस साल की डीएपी की डिमांड को देखें, इस साल की यूरिया की डिमांड को देखें, इस साल की एसएसपी की डिमांड को देखें, तो आपको एक चीज हैरान करेगी। देखिए, हालांकि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिमांड में इंक्रीज हुआ है, उसके इंक्रीज के पीछे कई कारण है। उसके अंदर जो सरसों की बुआई का एरिया बढ़ा, वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट के अंदर सरसों के दाम बहुत बेहतर मिलने शुरू हुए तो किसान भाइयों का झुकाव सरसों की तरफ स्वाभाविक है होना, तो इससे सरसों की बुआई के अंदर इंक्रीज हुई है, तो डिमांड बढ़ी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सरकार के पास डीएपी की उपलब्धता और पिछले साल इस तारीख तक, मैं तारीख का पैमाना मान लेता हूं 10 नवंबर तक जितने डीएपी की बिक्री हुई थी, इस साल डीएपी की अगर बिक्री को देखें तो आपको एक आंकड़ा बड़ा हैरान करेगा। पिछले साल इस तारीख तक डीएपी की जो उपलब्धता है, मैं आपको पहले तो सरकार के पास जो उपलब्धता थी 10 नवंबर 1,59,000 मीट्रिक टन की उपलब्धता, और मैं अगर सेल की बात करता हूं तो 10 तारीख तक जो सेल हुई है 1,49,000 मीट्रिक टन। और अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं तो डीएपी के आंकड़े के अंदर एक हैरान करने वाली चीज ये है कि 10 तारीख तक सेल थी 1,80,000 मीट्रिक टन। बनिस्पत इसके अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो पिछले साल यूरिया की सेल जो है वो 10 नवंबर तक कम थी इस साल के मुकाबले। अगर इस साल मैं यूरिया की सेल की बात करता हूं तो 1,60,000 मीट्रिक टन के करीब, और पिछले साल की बात करता हूं तो मात्र 1,44,000 मीट्रिक टन। खैर, मैं इस आंकड़े को इस तरह से भी देख सकता हूं कि यूरिया की डिमांड अभी उस जो जरूरत है अभी उस स्तर पे नहीं आई है जिस स्तर पे डीएपी की जरूरत है। लेकिन सरकार ने जो डिमांड डीएपी की बढ़ी थी उस डिमांड के अनुसार उपलब्धता करवाई, और आज की स्थिति अगर मैं बात करता हूं अभी भी 19,995 मीट्रिक टन डीएपी जो है वो स्टॉक के अंदर 10 तारीख तक उपलब्ध थी। ऐसा नहीं था कि सरकार के पास डीएपी की कमी थी या डीएपी नहीं थी या डीएपी के अंदर कोई किसी तरह की परेशानी थी। डिमांड जरूर बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के पीछे कारण मैंने बता दिया, उसके अलावा एक दो कारण और भी है, चर्चा आगे बढ़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन सरकार ने अपनी कोशिशों से उस डिमांड को मैच किया जिससे कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, और यही बात हम किसान भाइयों से भी कह रहे हैं कि आपको हर चाहे डीएपी है, यूरिया है, खेत की जरूरत के हिसाब से जरूर मिलेगी। चलिए प्रवीण जी, आपने कहा किसान भाइयों से आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, सतीश नंबरदार जी, कैसे देखा जाए, चूंकि चाहे हम लोग राज्य के कृषि मंत्री को सुने या फिर यहाँ पे प्रवीण जी प्रवक्ता हैं जो कि सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सीधे तौर पर सबका ये कहना है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं है। तो फिर ये तस्वीरें या फिर ये जो किसान परेशान हो रहे हैं, जो लाइनों में लग रहे हैं, क्या वजह है? केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में माननीय खट्टर साहब की सरकार, आज एक ये बहुत बड़ा घोटाले की बू आती है हमें, क्योंकि जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने सीधा जो कंपनियों को 1,200 रुपए की सब्सिडी देने का काम किया, और तो वो खाद आया ही नहीं, वो सिर्फ कागजों में डॉक्यूमेंट्सों में आने का काम हुआ। और माननीय प्रवक्ता जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इन्होंने तो 1 मिनट में बोल दिया पैनिक लेने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये कोई ऐसी बात करने मरने के बाद वैध बहुत मिलते हैं, तो ये तो जब किसान की फसल का टाइम ही चले जाएगा तो उसके बाद किसान डीएपी का करेगा क्या? क्योंकि ये गोदामों में सिर्फ कागजों में ये जो स्टॉक बोल रहे कागजों में स्टॉक आया, ना कि ये पूरे का पूरा एक षड्यंत्र है जो इसकी हम सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। और किसान इसीलिए आज पूरे का पूरे देश में धरने पर बैठा हुआ है, इसी डर से किसानों की कभी पूरी तरह खेती तबाह होने का काम इस तरह का शुरुआत हो चुकी है, और किसान आज इसीलिए अपने आंदोलन को उतारू है। आज किसान खून क्या शुरू होने का काम किसान के साथ हो रहा है। लेकिन सतीश जी, एक चीज थोड़ी सी स्पष्ट करें, क्योंकि आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, आपने कहा कि इसमें डीएपी में कुछ घोटाला हुआ है, कि किस आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं, थोड़ा इसको समझाएं। क्योंकि जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने सीधा 1,200 रुपए से 2,400 रुपए का दाम करके 1,200 रुपए की जो सब्सिडी जो कंपनियों से देने का काम किया, उसमें खाद आने का काम हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में खाद आने का काम हुआ।
जो कि कंपनियों के सरकार के जो भी अफसरशाही है उसके घोटाले की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर साल किसान को टाइम पे खाद मिलने का काम होता था और अब जिस दिन से सब्सिडी आई है, जो कंपनियों को 1200 की सब्सिडी मिलने का काम हुआ है, उसी दिन से किसान इस बात से परेशान है। और आज किसान अपने खून का शुरू होने का काम हो रहा है। किसान अपनी ठीक है, चलिए सतीश जी, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए, इसका जवाब मैं प्रवीण जी से ले लूंगा, लेकिन और रिएक्शन में ले लेता हूं। पहले संजीव भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, कैसे देख रहे हैं इस समय जो खाद की स्थितियां बनी हैं प्रदेश के अंदर? चलिए संजीव जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा आपके पास आऊंगा। विजेंद्र रेड्डी जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आपसे भी मेरा यही सवाल है, जो मौजूदा परिस्थिति है और उसमें जो सरकार का पक्ष है, दोनों को कैसे देख रहे हैं? ऑडियो नहीं आ रही। अब कर रहे हैं वो जिस तरह से डिमांड रेज हुई थी, ये कोशिशें सरकार को पहले करनी चाहिए थी। फिर मैं सतीश नंबरदार जी की भी बात पे जाऊं, जो सब्सिडी वगैरह का जो भी ये खेल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो। अप्रैल सितंबर के लास्ट में सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है और सीएम खाद देने के लिए 23 अक्टूबर को मीटिंग, जब पूरे प्रदेश में किल्लत मच जाती है, तब जो है जेपी दलाल जी उर्वरक मंत्री से मिलने जाते हैं। क्या इनको ये पता नहीं था कि सितंबर लास्ट? संजीव जी की ऑडियो मुझ तक आ रही है, मैं एक बार सोच रहा हूँ संजीव जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। संजीव जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी किसानों की जितनी भी महिलाएं हैं किसान परिवारों में, वो बेचारी सुबह चूल्हा चौका छोड़ के और इस डीएपी की लाइन में खड़ी हैं। क्या हम इसको व्यवस्था को सरकार को कितने नंबर देंगे, ये परवीन भाई बता दे। मैं बोलूंगा तो कहेंगे विपक्ष का काम तो बोलना है, लेकिन ये जो प्रबंध है कहीं ना कहीं ये एक इस बात के दायरे में आता है कि गवर्नमेंट की तैयारियां समय पर नहीं होती, गवर्नमेंट समय पर किसी भी चीज को असेस नहीं करती। बाद में वादों के मुताबिक 24 तारीख को सीएम साहब ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने मीटिंग लेके कहा कि ये आपकी 31 तारीख तक डिमांड पूरी हो जाएगी। आज हम 9 नवंबर को बैठे हैं, आज भी वादे, जब समय निकल जाएगा तो इस डीएपी का क्या करेंगे? मेरे को ये बातें समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चूक हुई है और गवर्नमेंट ने समय रहते इन चीजों को असेस नहीं करा। गवर्नमेंट के नीचे जितने भी अफसर बैठे हैं वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, टल नहीं सकते। किसानों की जो मुसीबतें, महिलाओं को जो लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, पुलिस थानों में जो डीएपी बट रही है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाकामी की वजह है। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट यही नजर आता है। रेडू साहब, अगर ये सरकार किसान को चाहती, सारे आंकड़े होने के बावजूद अब ये कहते हैं कि 12 रैक जो है मिल जाएंगे, 14 रैक मिल जाएंगे। जब बुआई का समय ही चला जाएगा तो रैक का किसान क्या करेगा? काला बाजारी उस चीज की हो सकती है जो अगली फसल तक रखी जा सकती है। खाद एक ऐसा आइटम है, वो 2-3 महीने 10-15 दिन के अंदर खराब होना शुरू हो जाता है, उसका पानी बन जाता है, उसको काला बाजारी नहीं होती। और ये बात भी आप कहीं ना कहीं आयुषी, इस बात को भी आप नोट कर ले, और प्रवीण जी से भी निवेदन है कि आप इस बात को नोट करें कि सरकार ने जो 1200 रुपए खाद पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, आज सरकार उस सब्सिडी को देने में नाकाम साबित हो रही है। वो नहीं किसानों को ये सब्सिडी देना चाहती, नहीं तो क्या कारण है प्रवीण जी, आप बताइए। प्राइवेट दुकान के ऊपर खाद आप कितना भी ले लो, 1700-1800 रुपए देकर के कितना भी डीपी आप ले सकते हो, लेकिन सरकारी एजेंसियों के पास खाद उपलब्ध नहीं है। वो कंपनियां जो प्राइवेट को तो दे रही है, प्राइवेट दुकानों पर खाद मिल रहा है, सरकारी कंपनियों को सप्लाई क्यों नहीं दे रही है वो कंपनियां? ये सरासर किसान को भ्रमित करने का काम जो है ना, हमारे प्रवीण भाई झूठे आंकड़े पेश करके कर रहे हैं। लेकिन विजय जी, आपने बिल्कुल वही बात की जो सतीश जी ने कही है। मैं चाह रहा हूँ इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। प्रवीण जी जवाब दें इसका। जी, मैं जवाब देता हूँ। ऐसा है आयुष में पहले ना कांग्रेस वाले भाई साहब ने कुछ बात की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भीड़ लगती है खाद लेने के लिए, वो हम भी देखते हैं, वो फोटोज आपने भी दिखाई।
अब बड़ी बात यह है कि समझना, देखिए जहां तक सरसों की बिजाई है, 10 अक्टूबर के करीब सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है और वो 30 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई हो जाती है। उसके बाद जो सरसों की बिजाई होती है वो पछेती होती है, मतलब वो लेट बिजाई होती है। तो मान के चले कि जो सरसों की बिजाई है, जो उसका एक टेन्योर है लगभग 1 महीने का। अब वो खेत जब तैयार होगा, खेत मैं पहले बता चुका हूं कि उसमें डीएपी जब डलती है उसके 3 दिन बाद जो है उसके अंदर बुआई होती है। तो कई बार स्थिति ये होती है कि किसान को जरूरत डीएपी की आज से 3 दिन बाद, लेकिन जिस तरह का माहौल बना दिया जाता है, जिस तरह से कुछ लोग इस तरह का प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि शायद खाद उपलब्ध नहीं है, खाद की कमी है, तो किसान भाइयों को एक तरह से घबराहट या यूं कह लीजिए डर या यूं कह लीजिए कि जब मेरा खेत तैयार होगा पता नहीं मुझे डीएपी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज ही डीएपी ले लेता हूं। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है जिस भीड़ का जिक्र यहाँ पे संजीव जी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से कि सबको उनकी जरूरत के हिसाब से हर खाद मिलेगी, किसी तरह की कोई कमी हरियाणा प्रदेश में नहीं है। अब बात करता हूं सब्सिडी की, जिसका जिक्र 2 भाइयों ने किया। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस वक्त इस सरकार ने किसान की सब्सिडी 1200 रुपए प्रति बैग किया, होना तो ये चाहिए था कि मित्रों को इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए था कि उन्होंने किसान भाइयों को इतना बड़ा दिया जो सब्सिडी का लाभ दिया। अब मैं इसके पीछे का अर्थमैटिक जो है वो समझाऊंगा, हालांकि वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन भाइयों ने आरोप लगाए हैं तो समझना बड़ा जरूरी है उन चीजों को। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर मित्रों ने पढ़ा होता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से खाद का जो रॉ मटेरियल है, एक चीज और आयुष, हमारे देश में जो भी खाद बनती है उसका 70% से ज्यादा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार को एक बार चेक जरूर कीजिएगा दोस्तों कि वहां पे इस वक्त खाद के मटेरियल के भाव क्या है। लगभग 2600 रुपए प्रति कट्टा प्रति बैग की स्थिति पहुंच चुकी है अंतरराष्ट्रीय बाजार। जब 2400 रुपए था उसके बावजूद देश की सरकार किसान को वो बैग 1200 रुपए में उपलब्ध करा रही है। मतलब जो 1200 रुपए सब्सिडी थी, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के दामों को कैलकुलेट करें तो वो चली जाती है सब्सिडी 1400 रुपए के ऊपर। और आप कहते हैं कि साहब ये सब्सिडी खाने का षड्यंत्र है। थोड़ा सा और समझिए और पढ़िए कि सब्सिडी किस तरह से मिलती है। किसान को बैग 1200 रुपए मिल रहा है, जो उसके ऊपर सब्सिडी है वो खर्चा सरकार स्वयं कर रही है और वो उपलब्धता। देखिए मैं एक तो बीच में ये जब बोलते बड़ा एक करके प्रवीण जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आप दोनों लोग के ही पास आऊंगा। पहले प्रवीण जी की बात कंप्लीट हो जाने दे एक बार। अब देखिए जब किसान को वो बैग 1200 रुपए में मिल रहा है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो ऊंचे भाव है, जो डिफरेंस है, उसको सरकार वहन कर रही है। ये बात मित्रों को भी पता है, लेकिन आरोप लगाना है, लगाने के लिए कुछ भी कहे। अब मैं यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, उसकी एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ। 31 अक्टूबर को एक रिपोर्ट छपती है, आयुष बड़ा समझने वाली बात है। उस रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो डीएपी की डिमांड थी वो थी 2.75 लाख मीट्रिक टन। मतलब पंजाब हमसे ज्यादा गेहूं की बिजाई होती है, उनका बिजाई का रकबा हमसे ज्यादा है, इसलिए वहां डिमांड भी ज्यादा होती है। लेकिन वहां पे आपूर्ति कितनी थी? 1.75 लाख मीट्रिक टन। मतलब डिमांड से लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कम आपूर्ति, पंजाब की बात कर रहा हूं। और जबकि उसी 21 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जो डिमांड थी दैट वाज 1.1 लाख मीट्रिक टन और आपूर्ति कितनी थी? 1.1 लाख मीट्रिक टन। मतलब गैप कहीं पे भी नहीं था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कोट करके बात कर रहा हूं इसको, आप एक बार चाहे ये मेरे मित्र उसको 21 अक्टूबर की रिपोर्ट को चेक भी कर सकते। मेरा केवल इतना ये कहना है कि जब हरियाणा सरकार अपनी कोशिशों से मांग और आपूर्ति उसका जो रिलेशन है या यूं कहिए मांग और आपूर्ति जो है उसको बनाए रखे हुए है कि किसी तरह से मांग जो है वो बीट ना हो, आपूर्ति बराबर बनी रहे, इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी बात कर रहे हैं। वहीं अगर तुलनात्मक स्थिति करें तो हम राजस्थान के अंदर हालात और पंजाब के अंदर हालात ये है कि किसान को जो है डीएपी मिल नहीं रही है, डिमांड और सप्लाई की चेन जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं मित्रों को इस विषय में राजनीति न करते हुए सरकार की कोशिशों का सम्मान करना चाहिए कि सरकार जो कोशिशें कर रही है वो बहुत बेहतर हो रही है बनिस्बत हमारे पड़ोसी राज्यों। ठीक है सतीश जी। मैं माननीय प्रवक्ता जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा, अखिर जो इस तरह की बात करते हुए विदेश से रॉ मटेरियल महंगा होने का काम हुआ है तो डीजल पेट्रोल में भी तो वहां पे बहुत ज्यादा सस्ता था। आपने कौन सा, जब आप 13 राज्यों में सूप सापड़ा साफ हुआ, जब आपने 10 रुपए 5 रुपए घटाने का काम किया और इसी तरह जिस तरह की सरकारें वहां पर बैठी है, एक सरकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी बैठी है जो किसानों को जो 20,000 रुपए कट देने का काम कर रही है, जो हमेशा किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। दिल्ली के किसान भी आज इस बात से परेशान है, मेरे पास वहां से भी रिपोर्टें आई है, पर दिल्ली में किसान को दाना भी नहीं मिल रहा क्योंकि, और यूपी में लोगों को
डीएपी मुहैया हो रहा, क्योंकि खासकर हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है? जो इस तरह की मिलीभगत का काम, किसानों को तड़फाने का काम, जो किसान आज एक, और ये जो बोल रहे माननीय 13, 15, 20 किलोमीटर दूर शहर है गाँव से हरियाणा में, तो जिसका 4 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ के लिए रोज शहर नहीं आएगा, वो एक बार भी अपने 4 कट्टे लेकर जाएगा। जो आप इस तरह किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और किसान तो आज ये बिल्कुल मैं कांग्रेस का प्रवक्ता की बात बिल्कुल ठीक मानता हूँ। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेंगी या लाइन में लग के अपने बाप का खाद लेने में सहायता करेंगी। आज किसान पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ और अपनी फसल को आगे खराब होने की चिंता में आत्महत्या के लिए मजबूर होने का काम हो रहा है। जी विजेंद्र जी, आयुष सबसे पहले बड़ी बात है कि किसान खाद लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं, महिलाएं लाइनों में खड़ी हैं, थानों में पर टोकन मिलता है, खाद भी टोकन के ऊपर मिल रहा है, और फिर भी सरकार कहती कि खाद की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री कहता है खाद की कोई कमी नहीं, कृषि मंत्री कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं। हर जगह लाइन लगी हुई है, पूरा हरियाणा प्रदेश खाद के लिए लाइनों में खड़ा है, फिर भी कहते हैं खाद की कोई कमी नहीं। तो हद होगी बोलने की भी। प्रवीण भाई, गजब की बात है, पूरा हरियाणा खाद के लिए लाइन में खड़ा और आप कहते हैं खाद की कमी नहीं। दूसरा, प्रवीण जी, आपने अखबार की कोटेशन के लिए बात कही है, आप जरा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 26 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ लीजिए। उसमें एडिटोरियल में साफ लिखा है कि ये खाद की कमी क्यों आ रही है। हमारे देश में जो खाद पैदा किया जाता था उसकी काफी सारी मिलें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ की लागत ज्यादा पड़ती थी, इसलिए आयात करना ही ज्यादा बेहतर समझा सरकारों ने। अब बाहर के रेट ज्यादा हो गए, सब्सिडी देनी पड़ती है, कंपनियां एडवांस में सब्सिडी मांगती हैं, रेट ज्यादा हो गए, इसलिए सरकार वहां से बच रही है। इट इज रिटन इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन 26 अक्टूबर की, आप कोटिंग ये भी देख लीजिए। और ये बातें भूल जाइए, छोड़ दीजिए, किसान अन्नदाता है, हमारा हिंदुस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में किसानों ने बचाने का काम किया, जहां प्रोड्यूस ज्यादा किया वहां एक्सपोर्ट भी ज्यादा करने का काम किया। अगर आप किसान को ही मारने का काम करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। किसान को आप मार तो रहे ही हो, 1 साल से किसान आंदोलनरत है, उसकी सुनवाई के लिए जिद्दी लगाए हुए, कम से कम यहाँ तो उसकी बिजाई की तो सुविधा पूरी करे। ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसको हर चीज समय पर उपलब्ध करवाने का काम करे। सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, केवल और केवल उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कार्य कर रही है, किसानों से नजर मोड़ रही है। हमारी आपसे निवेदन है इस चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप किसानों की सूद ले लो तो देश बचेगा। अगर किसान उजड़ेगा तो देश उजड़ेगा। किसान को बचाना प्रवीण जी बहुत जरूरी है। आप इसको बचाइए। कितनी महंगाई होगी, आपने 1 साल में डीजल पेट्रोल 35 रुपए बढ़ा दिया और 5 रुपए घटाने का आप श्रेय लेना चाहते हैं। किसान को डीजल की भी जरूरत पड़ती है। 1 साल आगे वो 35 रुपए प्रति लीटर एक्स्ट्रा पेमेंट देकर के डीजल खरीद रहा है, एक्स्ट्रा पेट्रोल देकर के खरीद रहा। आपने तो खाद के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया 5%, दवाइयों के ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया है। एक 600 रुपए 700 रुपए की सब्सिडी बढ़ा करके आपने कौन सा किसान के ऊपर एहसान कर दिया? कितना बड़ा एहसान कर? संजीव जी, कांग्रेस शासित प्रदेशों का भी तुलनात्मक जब विश्लेषण कर रहे हैं, प्रवीण जी तो कह रहे हैं कि कम से कम वहां की स्थितियां सुधार लीजिए, यहां पर टीका टिप्पणी करने से क्या फायदा है? यहां तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं बोल पड़ूंगा। प्रवीण भाई बताएं, ये जो सतीश जी और रेडू साहब बोल रहे हैं, इसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। चलिए मैं बोलता हूँ, आयुष मैं बोलता हूँ। इजाजत है? देखिए मैं आप रेडू साहब से शुरू करता हूँ। एक तो पहली बात है, धन्यवाद है रेडू साहब का, इन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि सरकार खाद पे सब्सिडी दे रही है। अब ये कहते हैं कि साहब जो आप सब्सिडी दे रहे हो, उस सब्सिडी का क्या लाभ अगर किसान को जो तेल है वो महंगा मिल रहा है? ये रेडू साहब यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप किसान को मार रहे हो। देखिए पहले तो मैं रेडू साहब, आपके ये जो मारना शब्द है, मेरा इससे थोड़ा सा ऐतराज है। मेरे ख्याल से जो सरकार किसान की फसल का मुआवजा
15,000 रुपए एकड़ कर दे। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने जो 12,000 रुपए प्रति एकड़ था उसको 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है, जबकि आपकी सरकार के दौरान वो मात्र 3,000 रुपए एकड़ दिया जाया करता था। तो मारने की डेफिनेशन क्या है ये जनता समझ रही होगी। दूसरा, मारना किसको कहते हैं? जो कंडेला में हुआ था वो मारना है, या यहाँ पे अगर किसान को इरिगेशन सिस्टम पे खाद की बात कीजिए, कंडेला वाला भी मैं बता दूंगा, आपने तो महम में 32 जवानों को मरवा दिया था, 750 किसानों को बॉर्डर के ऊपर मरवा दिया। आप मारने की बात, मैं तो आपका इतिहास बन चुका है। चलिए आज उसमें नहीं जाते, आज हम लोग खाद पे रहते हैं, ठीक है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। ठीक है रेडू साहब ठीक है, रेडू साहब, प्रवीण जी ठीक है, खाद पर आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रेडू साहब। मारना शब्द का प्रयोग आपने किया, मैंने नहीं किया। अब मैंने किसान को सुविधा न देकर के मारने की बात की। अगर गोलियों से मारने की बात करोगे आपका तो मुख्यमंत्री रक्त सेना बनाने की बात करता है। आप तो जो है ना किसानों को चलिए रेडू साहब, ठीक है रेडू साहब, आज खाद पे चर्चा कर लेते हैं ताकि किसानों को खाद मिल जाए, वो चर्चा आगे हो जाएगी। आयुष कितने मरवाए हैं वो सब देश जानता है, पूरा देश जानता है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। देखिए अब बोलिए क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने बात की डीजल की। देखिए एक किसान का 1 एकड़ पे डीजल की खपत 3 लीटर की होती है। दूसरी तरफ जिस किसान को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर खेत के अंदर कभी 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 75% गांव तो ऐसे हैं जो 24 घंटे बिजली प्राप्त कर रहे हैं, और कहीं पे भी 8 घंटे से कम बिजली उपलब्ध नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, जब बिजली आपको मुफ्त मिल रही है, आपका मात्र 3 लीटर प्रति एकड़ डीजल का एक्सपेंस है, वो जो मुफ्त बिजली है, मतलब उपलब्धता डीजल पे किसान की कम कर दी, उसको सस्ती बिजली मुफ्त बिजली देके और ज्यादा बिजली देके, तो बेहतर कौन हुआ? जो लोग उसको बिजली नहीं देते थे, जो लोग उसको डीजल के ऊपर इंजन चलाने को मजबूर करते थे, या वो सरकार जिसने बिजली की उपलब्धता बढ़ा के इस कदर कर दी कि उसको डीजल का इंजन चलाने की जरूरत नहीं है? ये तुलना भी जो प्रदेश का किसान यहाँ सुन रहा होगा स्वाभाविक कर रहा होगा। अब बात करता हूँ हमारे जो किसान नेता है। देखिए किसान नेता ने अपनी बात करते करते वो दिल्ली पे गए, चलिए केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं वो किसान नेता जानेंगे। हम भी जानते हैं कि केजरीवाल साहब ने किसान के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन यहाँ विषय ये आ जाता है किसान ने भाई से मेरा, कि जिस वक्त अब आप किसान की बात करते हैं तो क्या आप इस बात की तुलना करते हैं कि 2014 में पहले खाद्यान्न उत्पादन कितना था और आज खाद्यान्न उत्पादन कितना है? क्या आप इस बात की तुलना करते हैं कि 2014 से पहले किसान का कितना खाद्यान्न हरियाणा में खरीदा जाता था, आज कितना खरीदा जाता था? मैं बताता हूं आपको, मैं गेहूं की फिगर देता हूं, 54 लाख मीट्रिक टन आखिरी खरीद 2014 की हुडा सरकार की, और इस सरकार की पिछली गेहूं की खरीद कितनी है? लगभग 90 लाख मीट्रिक टन। कहां से इतनी बढ़ोतरी होगी? इस सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से। स्वामीनाथन आयोग की बात कभी सोची है आपने? जो सरकार कांग्रेस की 2006 से उस रिपोर्ट को दबा के बैठी रही, जिसके लिए आप भी बार बार ये कहते रहे रिपोर्ट लागू करो, रिपोर्ट लागू करो, लेकिन इस सरकार ने आते उस रिपोर्ट को लागू किया। कभी इस विषय में आपने सोचा है? कभी इस विषय में आपने सोचा है कि किसान की आमदन को दुगना करने के लिए उस रिपोर्ट की 200 सिफारिशें लागू करने वाली सरकार, किसान की फसल का जो भाव है 50% लाभ के ऊपर देने वाली सरकार, उसके लिए तो आप राजनीतिक आलोचना लेके आ जाते हैं, लेकिन आप उस सरकार के बारे में राजनीतिक। चलिए प्रवीण जी देखिए, अब आपकी इस बात पे कई सवाल आ रहे हैं, मुझे लगा पहले संजीव जी से शुरुआत करते हैं। संजीव जी बात खत्म कर लेता हूँ। संजीव जी आप बोलिए, आप कह रहे थे पहले मैं बात कर लूं, मैंने कर लिया। ठीक है संजीव जी, संजीव जी। माध्यम से परवीन भाई की एक बात का बड़ा सरल सा आंसर दूंगा। पहली बात तो ये बार बार मीडिया में आके, चाहे इनके नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, हमने किसानों के लिए ये कर दिया, खेती के लिए वो कर दिया। मेरे को छोटी सी बात बताएं, देश की आजादी 1947 के बाद क्या किसी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, किसानी में जो चीज यूज होती थी, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, कभी कोई टैक्स लगाया था? आपने ये टैक्स, इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए, फिर आप बताएं, आप सब्सिडी का ढोल पीट रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता रेडू जी ने भी बताया आपको कि जब यहाँ की चीजें आपने बंद कर दी, दूसरे तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपको कोई ना कोई तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलिए हम उस बात को भी छोड़ दें, मैं आपको मौका दूंगा,
पेन एक बार दिखा दो मैं चुप हो जाऊंगा। तो वो मैं आपको बताऊं कि आप जिस तरह से कहते हैं हम महंगा, कोई भी सरकार पिछली रही, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की रही या कोई, इस रिजीम में 7 साल के अंदर से पहले कोई भी सरकार रही, उसने कांग्रेस की सरकार मैक्सिमम टाइम रही। आप कहते हैं हमने कोई चीज डीजल महंगा लिया तो किसानों को देखते हुए वो हमने सस्ता करके लोगों को दिया। फिर आप बार बार एकदम जंप करके पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब में ये, पंजाब में वो, पंजाब में ऐसे। हम हरियाणा के विषय में बात करने के लिए हमारी डिबेट होती है। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो मैं छोटी सी बात करता हूं आपको। पंजाब में कर्मचारियों का क्या वेतन है, हमारे यहाँ है। पंजाब में किस तरह से बिजली, किस तरह से पानी, क्या आप उन बातों का मुकाबला करते हैं जो आपको सूट करती है, उन बातों का जिक्र करते हैं और जोर शोर से करते हैं, इतनी जोर से बोलते हैं और इस मलाईदार लहजे में बोलते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता भाई ये क्या हो गया। आज कभी 55 साल तक, 55 साल हो गए, कभी पुलिस थाने में किसी सरकार ने, आपसे पहले की सरकारों ने, कभी पुलिस थाने में क्राइम की बातें छोड़ के ये डीएपी बंटवाया था क्या? आप मेरे को बता दें बंटवाया था। फिर भी आप हमारे से ये उम्मीद करते हैं कि हम आपको यहाँ बैठ के कहें कि आपकी सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं। तो परवीन जी, ये बातों का जवाब ये है कि आपका अफसरों पे इतना कमांड नहीं है। को वक्त के हिसाब से हर चीज चेंज हो रही है। जो डिमांड को देखते हुए सप्लाई को इंश्योर करें। आज आप अपनी कमियों में सारे के सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के लाइन में। चलिए संजीव जी, आपने जो सवाल पूछे, जो कमियां आपने उजागर की, उसका जवाब मैं प्रवीण जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले सतीश नंबरदार जी। मैं पहले अपने संजीव भाई से एक बात पूछना चाहूंगा, और किस तरह 2013-14 में अर्धनग्न हो गए किसानों को गेहूं 2200 रुपए बिकवाने का काम करते थे और खुद 7 साल सत्ता में भी रह कर जा चुके, आज तक ये 2200 के दाम पर नहीं पहुंचा सके। कम से कम उस टाइम पर डीजल के दाम 50, 52, 55 रुपए के आसपास थे और किसान का एक सम्मानजनक रेट मिलने का काम होता था। लेकिन आज जो वैट 12% टैक्स पे तो वैट होता ही नहीं था, किसी भी कृषि यंत्र पर वैट नहीं होता था। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार किस तरह अब कृषि यंत्रों पर टैक्स लगा के 1, 2, 4, 4.5, 5 लाख रुपए का टैक्स होने का काम होता था, आज किसान इसको 9 लाख 9.5 लाख रुपए खरीदने का काम हो रहा है। आज किसान, एक तरफ तो किसान का बेटा सीमा पर अपनी जान देने का काम कर रहा है और दूसरा आज खेत में एक दम तोड़ने का काम हो रहा है। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लेटेस्ट न्यूज भी बता दूं, हम 29 तारीख को भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ कूच करने का भी ऐलान कर दिया है। आपको खबर हो नहीं हो, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले। नहीं सतीश जी, ये जानकारी है और मुझे लगता है सबको यहाँ पे पता है। रेडू साहब, हाँ नहीं, 29 तारीख को तो 26 तारीख को हमारे, नहीं ठीक है, बिल्कुल दिल्ली जाइए, अपनी आवाज पहुंचाइए भाई, सरकार आपकी बात सुने तो सही कम से कम। रेडू जी, और तो इसलिए जो आज ये खाद की दिक्कतें, जितनी भी दिक्कतें हो रही है किसान के साथ, किसान धरती से बेदखल होने का बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया कि 1 एकड़ पर किसान का सिर्फ 3 लीटर डीजल देखिए, आपकी बात और उठाने के लिए भी 2 पार्टी के प्रवक्ता और हैं यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चर्चा और आगे बढ़ जाए। ठीक है रेडू साहब। हाँ प्रवीण जी, आपने कहा कि 3 लीटर 1 एकड़ पर डीजल खर्च होता है। ये आंकड़ा कहां से लेकर के आए? मैं आपको जुताई का ठेका दिलवा देता हूं और 4 लीटर देंगे प्रति एकड़ आपको, आप ठेका ले लीजिए। कितनी बार जुताई करनी पड़ती है खेत की और ट्रैक्टर कितना तेल खाते हैं, आपको इस बात का मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं है। दूसरी बात आपने कही खाद्यान्नों की खरीद की, मैं सिर्फ आपके ऊपर ही बात कर रहा हूँ प्रवीण जी। आपने कही खाद्यान्नों की खरीद की, वो खरीद भी हमने आपकी देख ली है। मैं बात नहीं करता। हाँ ऐसा है रेडू जी, भाई देखिए, अलग अलग ट्रैक्टर अलग अलग तरह का एवरेज देते हैं। 4 लीटर दे रहा हूं। हो सकता है जो जिस ट्रैक्टर का जिक्र प्रवीण जी ने किया उसका एवरेज थोड़ा ज्यादा हो। एकड़ को जोतने में ट्रैक्टर कितना समय लेता है?
कितना टाइम लगता है खेतों को जोतने में? वो आप कैलकुलेशन मार लेना। मैं जमींदार हूं और मैं खेत। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। किसान देखिए यहाँ तो सारे किसान हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है विजेंद्र जी। दूसरी बात आपने खाद्यान्न की खरीद की कही, वो खाद्यान्न की खरीद कितनी इस सरकार ने ज्यादा की है? सरकार ने तो टोकन लगा दिए खरीद के ऊपर, और बाजरे का तो सीधा कह दिया कि 25% ही खरीदेंगे। किस प्रकार से आप किसान को खरीद के लिए भी तड़फा रहे हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका भी आप बोलते हैं हम केवल मात्र 25% लेंगे, बाकी आप मार्केट में बेचो। कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे का किसान आज लॉस में चल रहा है, उसको भी आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात आपने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू कर दी, हमें तो पता ही नहीं चला। मेरे ख्याल से ये सतीश लंबरदार जी भी हैं, इनको पता होगा भाई किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है हरियाणा प्रदेश में। अरे ऐसी बातें क्यों करते हो? हरियाणा प्रदेश का किसान जागरूक है, उसके पास सारी बातें आती हैं, वो सुनता है, समझता है, देखता है। ऐसे कब तक झूठी बातें आप कहकर प्रवीण जी जवाब किसान को गुमराह कर रहे हैं? प्रवीण जी जवाब शुरू करता हूँ। पहले ये कहते हैं कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू कर दी, हमें तो पता ही नहीं लगा। साहब बाजरे वाले किसान से जाके पूछ लेते। 2014 में बाजरे का भाव 1100 रुपए था, आज बाजरे का भाव 2250 रुपए है। कितना बड़ा अंतर है? पूछा कभी जाके किसान से? कभी खेत में गए होंगे तो पता लगेगा आपको। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने तो बाजरे के किसान को मार दिया। अरे भाई एक तो रेडू साहब चुप हो जाओ, अब आप चुप हो जाओ, मैं सुन रहा था आपको, अब सुन लो मुझे। अब ये कहते हैं कि आपने तो बाजरे के किसान का केवल 25% खरीद रहे हो, जबकि सरकार ने कहा कि 25% सरकार खरीदेगी, बाकी भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल सीधा किसान के खाते में जमा कर दिया। और ये कौन कह रहा है? जिनकी सरकार ने ना 2000 में बाजरा खरीदा, ना 2001 में खरीदा। 2000 बताइए, एक दाना आपने खरीदा हो या कांग्रेस ने खरीदा हो? सरसों का कोई एक दाना आपने खरीदा हो या कांग्रेस ने खरीदा हो? सूरजमुखी का कोई एक दाना आपने खरीदा हो या कांग्रेस ने खरीदा हो? बताइए तो सही। अरे साहब, जो सरकार किसान का धान और गेहूं के अलावा मोटा अनाज भी एमएसपी पे खरीद रही है, जो सरकार 16 सब्जियां फल भावांतर भरपाई योजना में शामिल करके किसान के जोखिम फ्री कर रही है किसान को, उसके ऊपर राजनीतिक आलोचना करते हुए आपको विचार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात करूंगा, जो आप कह रहे थे किसान नेता कि मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। साहब आपने दूसरी खबर नहीं दी। क्या आपके गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फतेहगढ़ साहब से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया पंजाब चुनाव में? वो खबर भी दे देते हरियाणा की जनता को, जिससे हरियाणा की जनता को पता तो लगते है कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए किसान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हो। आप तो किसान का अपमान कर रहे हो, किसानी का अपमान कर रहे हो। मैं तो ये कहूंगा, आप लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन चोला आपने किसान का पहन रखा है। बात आप किसान की करते हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है साहब, ये किसान के नाम पे किया जाने वाला आंदोलन है, और इसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। इलाहाबाद चुनाव में दिखाया ना। अभी जो लोग ये शोर मचा रहे थे कि हल्के में नहीं घुसने देंगे, वोट नहीं मांगने देंगे, अब काम किए, उसके बावजूद 60,000 वोट आए हैं। वो किसके वोट है? किसानों के ही वोट है साहब। खुद ही आप कहते थे कि पूरा का पूरा इलाका ग्रामीण इलाका है, किसानों का इलाका है। ग्रामीण इलाके, किसानों के इलाके में अगर बीजेपी 60,000 वोट ले जाती है तो भी आपको समझ नहीं आया कि आपकी असलियत प्रदेश के किसान के सामने आ चुकी है। अब जो बड़ी बात है, ये कहते हैं साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। चलिए रेडू साहब, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कितनी सिफारिशें हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में? पढ़ी है कभी? कितने पेज की रिपोर्ट है? आप तीनों बैठे हैं यहाँ पे, मुझे तीनों में से कोई एक जवाब दे दे कि जिसने रिपोर्ट पढ़ी हो। रिपोर्ट के पेज कितने हैं? रिपोर्ट में सिफारिशें कितनी है? लेकिन जिस पार्टी ने सत्ता में आते ही रिपोर्ट को लागू किया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने लागू कर दी। मैंने पूरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट स्टडी की। चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं, आप लोग चारों प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में नहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन हालांकि ये समस्या बड़ी अभी हरियाणा के अंदर है कि जो डीएपी की किल्लत है वो बरकरार है। अब इसको कैसे जल्द से जल्द सरकार दूर करती है और किसानों की समस्या का समाधान करती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।